मैं शादी होकर अपनी ससुराल आ गई। मेरी सास मेरे कमरे में आई और बैग को कमरे से निकलवा दिया और बाहर खड़ी नौकरानी को दे दिया और बोली, हमारे यहाँ बेड पर कोई नहीं सोता, बल्कि सब जमीन पर सोते हैं। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं चुप हो गई, क्योंकि मेरे पति ने कहा था कि माँ अगर कुछ भी कहे तो तुम उसे मना मत करना, वरना तलाक दे दूंगा। मेरी सास ने मुझे एक सफेद चादर और एक तकिया दिया और बोली, आज से इसी पर सोना। मैं मान गई, लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो जान निकल गई, क्योंकि उस चादर पर तो मेरा नाम ज्योति है। मैं पूरे घर की लाडली थी, माँ की जान, पिताजी के जिगर का टुकड़ा, भाभी की सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं बड़े प्यार में पली बड़ी लड़की थी। घर में क्या होना है ये तक मैं तय करती थी। मैं पूरे घर की राजकुमारी थी, मेरी हर फरमाइश पूरी की जाती थी। एक दिन भाभी अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने के लिए जा रही थी, तो मैंने उन्हें मना कर दिया, आप मत जाओ, क्योंकि मेरा दिल आपके बिना नहीं लगता। भाभी का जाना भी जरूरी था, इसलिए भाई बोले, ज्योति भाभी को जाने दो, अगर तुम भी जाना चाहती हो तो चली जाओ। मुझे और क्या चाहिए था। मैं तुरंत तैयार हो गई और अपना बैग तैयार कर भाभी से पहले ही गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भाभी मुझे अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहती। एक दो बार मन में आया कि गाड़ी से उतर जाती हूँ, लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं करती थी। जो दिल में आया बस वही कर डालती। मैं भाभी के साथ उनके मायके चली गई थी। आंटी अंकल अपनी बेटी को भूलकर मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। मुझे पता चला कि भाभी का भाई भी से छुट्टी पर घर आया हुआ था। वह दूसरे शहर में रहता था। अब मेरे समझ में आ गया था कि भाभी का कौन सा जरूरी काम था। दरअसल अपने भाई के साथ रहने आई थी। मैंने अपने भाभी के भाई को उनकी शादी में ही देखा था, उसके बाद वह कभी भी हमारी तरफ नहीं आए थे। भाभी के भाई का नाम पीयूष था, वह बहुत अच्छा लड़का था। वह भाभी से कहता था, मैं तुम्हें इतनी सैर कराऊंगा कि तुम थक जाओगी। मैं भी बहुत खुश हो गई और बोली, मैं भी मुंबई की सैर करना चाहती हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं, भाभी और पीयूष खूब सैर करते थे। हर दिन सैर सपाटा होता था। मुझे पीयूष अच्छा लगने लगा था। मुझे लग रहा था कि मेरी शादी बस उसी के साथ ही होनी चाहिए। एक दिन भाभी बोली, ज्योति तुम अच्छे से तैयार हो जाना, आज हम पीयूष की मंगेतर से मिलने चलेंगे। मुझे तो भाभी की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ था। मैं बोली, भाभी आप ये क्या कह रही है? पीयूष की मंगेतर कहाँ से आ गई? पीछे से उसकी आवाज सुनाई थी। वह बोला, मैंने कुछ दिन पहले लड़की को प्रपोज करके अंगूठी पहना दी थी। अब मैं घर वालों को सोनी के माता पिता से रिश्ता मांगने के लिए भेज रहा हूँ। मैं झट से बोले, नहीं पीयूष भाभी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। आपकी शादी होगी तो सिर्फ मुझे होगी। पीयूष बहुत गुस्सा हो गया। तुम बच्ची हो, बच्ची बनकर रही। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। और आज तुम भी अपनी भाभी के साथ मेरी मंगेतर के घर जाओगी। पीयूष ने मेरे साथ बड़ी तेजी से बात की थी। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ बोले बिना एक कमरे में चली गई और अंदर से कमरा बंद करके रो रही थी। इस तरह कमरा बंद करने की वजह से भाभी के परिवार को मेरी चिंता होने लगी थी। भाभी मुझे भगवान की कसम दे रही थी। वह मुझे विनती कर रही थी कि ज्योति दरवाजा खोल दो। फिर भाभी के माँ पिताजी के दरवाजा खटखटा रहे थे। पीयूष ने दरवाजा खटखटाया और बोला, ज्योति दरवाजा खोल दोगी तो मैं तुम्हें समुद्र के किनारे ले जाऊंगा। मैंने और जल्दी से दरवाजा खोल दिया। भाभी ने भी मुझे गले लगा लिया और मुझे प्यार करने लगी और बोली, ज्योति तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। अंकल आंटी भी मुझे समझते रहे कि ज्योति इस तरह बार बार नाराज होकर खुद को कमरे में बंद नहीं करते। मैं भाभी की नंद थी, सभी मेरी खूब सेवा करते थे। पीयूष मुझे अपने साथ ले गए थे। समुद्र के किनारे बैठकर पीयूष बोला, ज्योति जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, इसमें कांटे भी होते हैं और उनको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। हम इंसान हैं, ये हमारी जिंदगी का इम्तिहान है। तुमने आज बहुत सुकून देखा है अपनी जिंदगी में, जबकि मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैं रोजी रोटी के लिए दूसरे शहर में रहता हूँ। अब मैं अपने माता पिता से दूर रहता हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में और भी कई कठिनाइयों को झेलता रहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में सिर्फ एक ही खुशी है, वो है सोनी। तुम उसको मत छीनो। तुम्हारी जिंदगी का भी संघर्ष शुरू हो चुका है। तुम मुझे पसंद करती हो, मगर मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। जब तुम भगवान के करीब हो जाओगी, जीवन का चक्र ऐसे ही तो चलता है, तब तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। जब तुम खुली आंखों से भगवान की बनाए इस कुदरत के नियमों को देखोगी, तुम महसूस करोगे और भगवान का धन्यवाद करोगी। आज के बाद तुम मेरे लिए कभी जिद नहीं करोगी।
अब तुम कल माँ, पिताजी और अपनी भाभी के साथ मेरा रिश्ता लेकर जाओगी। मैंने ना में सर हिला दिया और बोली, मैं शादी सिर्फ आपसे ही करूंगी। पीयूष गुस्से में बोला, तुम्हें समझाना ही बेकार है, चलो उठो और घर वापस चलो। पीयूष मुझे जबरदस्ती घर ले गया था। मैंने रात में खाना भी नहीं खाया था। मैं अपने भाई को फोन कर दिया और बोली, आप मुझे यहाँ से लेकर जाएं, यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा है। भाई बहुत परेशान हो गए थे। वो मुझसे पूछते रहे, ज्योति बताओ तो सही क्या हुआ, क्या बात हुई है। मैंने कहा, आप सुबह बस मुझे लेने आ जाए, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। भाई ने हाँ कह दिया तो मैं सो गई थी। अगले दिन भी मैंने अपने आप को कमरे में बंद रखा। मेरे भाई मुझे लेने आ गए थे। तब कहीं जाकर मैंने दरवाजा खोल में भाई से लिपट कर रो रही थी। भाई बोल, क्या बात है, तुम इस तरह रो क्यों रही हो। मैं बोली, बस आप मुझे घर ले चलो, मैं वहीं जाकर सब कुछ बता दूंगी। भैया ने भाभी को तैयार होने को कहा। भाभी बोली, मैं अभी नहीं जाना चाहती, मैं कुछ दिनों के लिए रुक जाऊं क्या। भैया ने मना कर दिया, मेरे साथ ही चलो, जाकर पैकिंग करो। भाभी ने बड़े दुखी मन के साथ पैकिंग और तैयारी कर ली थी। जाने से पहले मैं पीयूष के कमरे में गई और बोली, आज मैं यहाँ से सिर्फ इसलिए जा रही हूँ ताकि आपकी पत्नी बनाकर फिर से यहाँ रहने आ सकूं। पीयूष बस मुझे देखते ही रह गया था। रास्ते पर भैया भाभी को बातें सुनते रहे थे। वो बोले, मैंने तुम पर भरोसा करके अपनी बहन को तुम्हारे साथ जाने की इजाजत दी थी, तुमने तो शायद इसका ख्याल ही नहीं रखा, देखो तो कैसे बुरा हाल हो गया इसका। घर जाकर मैं देखा कि माँ और पिताजी मेरी चिंता में परेशान थे। मैं पर जानती थी कि मेरी जरा सी भी परेशानी पर पूरा घर परेशान हो जाता था। पिताजी ने मुझे गले लगाकर प्यार की और बोले, ज्योति मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों रो रही हो। मैं बोली, पिताजी मैं भाभी के भाई पीयूष से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसने मेरे से साफ इनकार कर दिया है। अब आप सभी लोग मिलकर उसे समझाएं ताकि वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मेरी माँ बहुत खुश हो गई थी। वह बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है, घर की बात घर में ही रह जाएगी। जिस तरह हमने माला को अपनी बेटी बनाकर रखा है, बिल्कुल उसी तरह माला के माता पिता भी हमारी ज्योति को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। भाभी बड़ी परेशान हो गई थी। वह बोली, माँ जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीयूष की मंगनी हो चुकी है। वह जिस लड़की को पसंद करता है उसे अपनी नाम की अंगूठी पहना दी है। अब माँ पिताजी कल बात पक्की करके आएंगे। मेरी माँ के माथे पर बल पड़ गए थे। वह बोली, तुमने तो गेरों वाली बात कर दी है माला, लोगों की तो शादियाँ तक टूट जाती है, तो क्या तुम्हारा भाई अपनी मंगनी नहीं तोड़ सकता। भाभी बोली, नहीं माँ जी, वह अपनी मंगनी नहीं तोड़ सकता, वह सोनी से बहुत प्यार करता है। मैं तो गुस्से में वहाँ से उठकर चली गई थी। माँ ने भाई से बात की, उनसे कहा था कि अपनी पत्नी से कहो कि वो पीयूष का रिश्ता ज्योति से कर दे। माँ ने भाभी से यहाँ तक भी कह दिया था कि अगर पीयूष मेरे ज्योति से शादी नहीं करेगा तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। अब भाभी भी बहुत परेशान हो गई थी। वह अपने भाई के फोन पर फोन करती रहती थी, लेकिन उनकी बात किसी ने न सुनी। एक दिन मैं घर में धमकी दे दी थी कि मैं खुदकुशी कर लूंगी। उसे दिन भाई ने भाभी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वह बोले, अब तुम इस घर में तभी आ सकती हो जब पीयूष ज्योति से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। भाभी को अपने मायके गए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था कि हमें खबर मिली कि पीयूष की सोनी से शादी हो गई है। अब तो हमारे घर में तूफानी मच गया था। मैंने खाना पीना बंद कर दिया था। मैं भाई से कहने लगी थी, भाभी को तलाक देकर उसे छुटकारा पालो, तो उसे भी पता चले कि किसी की बेटी को दुख देकर कैसा लगता है। लेकिन इस बात और भाई बोले, नहीं मैं बिल्कुल भी अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा। भाई भाभी ने भी प्रेम विवाह किया था, वह अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे। जब से माँ ने पीयूष की शादी के बारे में सुना था तो वह पागल हो गई थी। उन्होंने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। मेरी माँ और पिताजी मेरे लिए सबसे अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे थे। मेरी माँ तो बहुत रिश्तों को खड़े खड़े ही रिजेक्ट कर देती थी। 3 महीना की तलाश के बाद आखिरकार माँ पिताजी को मेरे लिए एक सोहन का रिश्ता पसंद आ ही गया था। इन 3 महीना में मेरे सर से पीयूष के प्यार का भूत भी उतर गया था। मैंने सोहन की फोटो देखी, वह मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल राजकुमारों जैसी थी। माँ ने बताया था वह लोग बड़े रईस हैं, समाज में उनका बड़ा नाम है। मैं बहुत खुश हो गई थी। अब मेरी शादी की तैयारी होने लगी थी। मेरी शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू थी, क्योंकि यह हमारे घर की आखिरी शादी थी, इसलिए शादी बड़ी धूमधाम से की जानी थी। आखिरकार मेरी विदाई के दिन भी आ गया था। मैं अपने राजकुमार जैसे पति को अपने पास बैठा देखकर मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रही थी।
जब विदाई के समय आया तो पिताजी मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी अब हमने तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम्हारी अर्थी ही उस घर से उठनी चाहिए। मैं अभी पिताजी को भरोसा दिलाया था कि मैं अपना घर बसाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। ससुराल में कुछ रस्में हुई थी और फिर मेरी सास मुझे मेरे कमरे में छोड़ गई थी। मैं अपने दहेज में मिले बेड पर जाकर बैठ गई थी। जब मेरे पति सोहन कमरे में आए तो मैं शर्मा कर अपनी नजर झुका ली थी, लेकिन सोहन ने ना तुम्हारी तरफ तारीफ की थी और ना ही मुझे नजर भर कर देखा था। उसने मुझे अपनी भावनाओं को भी नहीं बताया था। उसने किस तरह गिन गिन कर दिन काटे थे। सोहन बस सिर्फ इतना बोले थे, ज्योति मेरी माँ की हर बात मानना। थोड़ी देर बाद ही मेरे सास भी कमरे में आ गई थी। मेरी सास ने आते ही कहा कि तुम अपने बेड से उतरी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। सोहन बोले, ज्योति तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। तभी मैं हड़बड़ा कर अपना भारी भरकम लहंगा संभाले खड़ी हो गई थी। मेरी सास ने नौकरों से कहा, ये बेड बाहर ले जाओ, और खुद मेरे लिए जमीन पर एक चादर बिछाकर बोली, आज रात से तुम इस चादर पर सोओगी। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि नहीं नवेली दुल्हन चादर पर ही सोती है। मुझे अपने सास की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन सोहन के बारे में सोच के चुप हो गई थी। मैं लाड प्यार में पहली बड़ी लड़की थी, जमीन पर बिछी चादर पर कैसे सो सकती थी। सास के जाने के बाद मैं सोहन से शिकायत की थी। मैं बोली, मुझे जमीन पर लेटने की आदत नहीं है, तो वह गुस्से में बोले, ज्योति मुझे ज्यादा शिकायत करने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चुपचाप जमीन पर बैठ गई थी। तभी मेरी सास एक बार फिर कमरे में और बोली, बहू यह अपने सोने के गहने भी मेरे पास दे दो। मैं जल्दी से सोने के गहने भी दे दिए तो मेरी सास बाहर निकल गई और मैं एक बार फिर से चादर पर बैठ गई। लेकिन चादर पर बैठे मुझे इतनी तेज नींद आने लगी कि मैं बेबस होकर एक तरफ गिर पड़ी थी। सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली थी तो मैं चारों ओर देखा तो बहुत अजीब सा महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही चादर पर नजर पड़ी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर एक पेपर पड़ा हुआ था। मैंने कपते हाथों के साथ वो पेपर खोलकर देखा तो उसे पर लिखा था, ज्योति तुम्हें ये खत पढ़कर बहुत दुख होने वाला है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत रोओगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन मैं तुमसे सच छुपाना नहीं चाहता। मैं सोहन नहीं हूँ, मैं तो सोहन का रूप धारण किया था। मैं एक लुटेरा हूँ और जो औरत मेरी माँ बनकर तुम्हारे घर आई थी, और ना तो मेरी माँ है और काम वाली मेरी नौकरानी भी नहीं है। हम तीनों एक गैंग का हिस्सा है। मेरी शक्ल सूरत अच्छी है, इसलिए हमने ये धंधा अपना रखा है कि हम लोगों के घरों में जाकर रिश्ते मानते हैं। शादी के बाद लड़की की विदाई करके उसे घर भी ले आते हैं, मगर लड़की को बेहोशी की दवा देते हैं, उसे बेहोश करके सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। तुम्हारे दहेज की सब चीज हम लेकर जा रहे हैं, साथ ही तलाक के कागजात पड़े हैं। तो मेरी तरफ से आजाद हो, तुम मेरी तरफ से आजाद हो। लेकिन तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें छुआ तक नहीं है। तुम जिस तरह मासूम विदा होकर आई थी, अभी वैसे ही मासूम हो, अपना ख्याल रखना। ये खत पढ़कर मुझे चक्कर आने लगे थे। मेरे आजू बाजू के दरवाजे और दीवारें लगी थी। मैंने पूरे कमरे पर नजर डाली थी, उसके अलावा कमरे में कुछ भी नहीं था। मैं जल्दी से अपना मोबाइल ढूंढा था कि पिताजी को कॉल करके बुला लूं, लेकिन मेरा मोबाइल भी वह लुटेरी अपने साथ ले गए थे। तभी मेरी आंखों के सामने माला भाभी की शक्ल आ गई थी। वो मुझसे पूछ रही थी, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा किया। तुम्हें क्या लगता है जो बिना वजह के दर्द देता है उसकी आह बेकार जाती है? तुम्हें मालूम नहीं है कि है आह तो आसमान तक जा पहुंचती है। मैं जमीन पर बैठकर कई घंटे तक रोती रही, फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर खड़ी हो गई। जब मैं बाहर आई तो मुझे एक टैक्सी मिल गई थी। मैं घबराई हुई घर पहुंची तो मेरे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। पिताजी ने मुझे, बताओ तो सही हुआ क्या है। मैं पिताजी को पूरी कहानी सुना दी थी। माँ अपना सर पीट कर रह गई थी। मैं भागकर भाई के पास गई और बोली, भाई आपको मेरी कसम है, भाभी को घर ले आए, मैं उनके साथ बहुत ज्यादती की है, उसी की यह मुझे सजा मिली है। मेरे भाई ने मुझे गले लगा लिया। मैंने भाभी से माफी मांग ली थी। भाभी ने कहा, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा, तुम फिक्र मत करो, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। पीयूष के घर बेटी पैदा हुई थी, सभी बहुत खुश थे। पीयूष और उसकी पत्नी की जोड़ी पूरे परिवार के लिए मिसाल थी। मेरे दिल में गहरी उदासी फैल गई थी। काश पीयूष मुझे अपना लेता तो मुझे इतना दुख तो ना सहना पड़ता। उन्हीं दिनों में भाभी की सहेली अपने इकलौते भाई के लिए मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। माँ बाप को रिश्ता पसंद आ गया था तो मैं भी सर झुका लिया था।
लेकिन इस बार मैंने दिल में कोई उम्मीद नहीं पाली थी। विदाई का दिन भी आ गया था। मैं अभिषेक की दुल्हन बनाकर बैठी थी। अभिषेक ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी तारीफ करते नहीं थका था। जैसे जैसे दिन बीते गए मुझे स्पष्ट होता गया कि अभिषेक एक बहुत ही अच्छा इंसान और एक अच्छा पति है। उनके साथ मेरे सारे दुख दर्द दूर कर दिए हैं। मैं उनके साथ बहुत ही खुश हूँ और मैं अपनी जिंदगी में यही सबक सीखा है कि इंसान किसी भी चीज में अच्छा हो या ना हो, बस वह इंसानियत में अच्छा होना चाहिए। भगवान किसी भी इंसान पर किया हुआ जुल्म बर्दाश्त नहीं करता और किसी के साथ की गई भलाई को भी नजरअंदाज नहीं करता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।